राजपुर नाम के गांव में रहता था एक धनी और खुशहाल परिवार, जिसमें एक माँ, उसके दो बेटे और दो बहू खुशी खुशी रहते थे। इस घर का बड़ा बेटा काफी पैसे कमाता था। माँ को भी पिता की पेंशन आती थी, जिससे उनकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। छोटे बेटे ने अपना काम अभी शुरू ही किया था, तो ज्यादा कमाई नहीं थी, पर वह सब मिलजुल कर अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। बहू, आज तुम्हारी चाची सास आ रही हैं। कुछ अच्छा सा खाना बना लो। सोनिया, तुम खाना बना लो। कविता, तुम खीर बनाना। तुम्हारी खीर का जवाब नहीं। जी माँ जी, आप चिंता मत करो। फिर वो दोनों बहू चली जाती हैं रसोई में खाना बनाने, और कुछ देर में चाची सास आ जाती हैं। कमला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी। कहाँ है आपकी टैलेंटेड बहुएं? नजर नहीं आ रही। खाना बना रही हैं? तुम आओ तो आ जाएंगी वो भी। चाची जी, कैसा लगा खाना आपको? हाँ बहू, खाना तो ठीक है, पर खीर का जवाब नहीं। किसने बनाई है? खीर कविता ने बनाई है। सोनिया बहू, खाना भी बहुत अच्छा बना है। सब्जी, दाल, पनीर, पुलाव सब बहुत स्वाद है। सोनिया की तारीफ न होते देख सास उसके बनाए खाने की तारीफ करने लगती है। वह नहीं चाहती थी इस वजह से दोनों बहुओं में कोई मतभेद हो जाए। आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया, बहुत अच्छे। थोड़ा पनीर और दाल और देना मुझे सोनिया। पर मैं तो खीर को पूरे अंक दूंगी। बहू, थोड़ी और डालना तो। और बहू, कैसी हो? तुम्हारे ससुराल वाले कैसे रखते हैं तुम्हें? चाची जी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। सासू माँ, जेठानी दोनों बहुत अच्छी हैं। क्या बहू, तुझे जरा भी अक्ल नहीं? तू बहुत भोली है। ये लोग तेरा मजाक बनाते हैं, तेरा फायदा उठाते हैं, और तुझे पता भी नहीं चलता। थोड़ी चालाक बन अपनी जेठानी की तरह। चाची सास उसे खूब भड़का देती है अपने ससुराल वालों के खिलाफ, और कविता सोचने लगती है कि शायद उसके ससुराल वाले सच में बुरे हैं। उसका पति उसे समझाता है कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है, पर वह एक नहीं सुनती। अरे तुमसे ये सब जरूर चाची ने कहा होगा। वो ऐसी ही हैं, किसी का सुख चैन देखा नहीं जाता उनसे। चलो, मैं थक गया हूं, सोने जा रहा हूं। तुम भी सो जाओ। अगली सुबह सास बहू से कहती है, बहू, जा जाकर सब्जी ले आ। तेरी जेठानी का आज कोफ्ते और भिंडी बनाने का मन है। तुझे तो पता है ये सब बनाने में टाइम लगेगा, जितने वो पूजा पाठ और रसोई साफ कर ले। तू सारा जरूरत का सामान ले आ। माँ जी, मैं खाना बनाती हूँ, आप जेठानी जी को सब्जी लेने भेज दो। मैं भी रसोई संभाल सकती हूँ, मुझे मौका तो मिले। अरे बहू, मजाक कर रही हो? आज काम जल्दी खत्म करना है। तुम कुछ और काम देख लो। खाना सोनिया को ही बनाने दो। ये सब सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आता है। वो बेमन से सब्जी लेने चली जाती है। भैया, 1 किलो आलू, आधी किलो भिंडी, 2 किलो टमाटर, थोड़ी मिर्ची धनिया डाल देना। कविता, तुम्हारी जेठानी कभी नहीं आती सब्जी लेने, ना तुम्हारी सास कभी दिखाई देती। सब्जी लाने की ड्यूटी तुम्हारी है लगता है। यही होता है छोटी बहू के साथ। मुझे देख लो। ठीक कहती हो बेटी, ये लो तुम्हारी सब्जियां। दुनिया बड़ी खराब है, भोले इंसान को जीने नहीं देती। कविता को अपने पड़ोस की औरत और सब्जी वाले की बात भी सही लगी। अब उसे यकीन हो चला था कि उसकी सास और जेठानी उसका उल्लू बना रही हैं। दीदी, आप हमेशा अपनी पसंद का खाना बना लेती हो, मुझे कभी खाना नहीं बनाने देती, ना ही मेरी पसंद पूछती हो। क्या मतलब है इस बात का? क्या बोल रही हो कविता? मैं सबके टेस्ट को ध्यान में रखकर ही खाना बनाती हूँ। धीरे धीरे कविता और उसकी जेठानी और सास के रिश्ते में खटास आने लगती है। कविता की गलतफहमी इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने पति से कहती है कि उसे एक अलग घर चाहिए। मैं अब और इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, बहुत हो गया। हम दोनों अलग घर में रहेंगे। दीदी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर तुम नहीं चले तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ऐसी बात है, मुझे नहीं पता था वो तुम्हें इतना परेशान कर रही हैं। मैं जल्दी ही दूसरा घर किराए पर लेता हूँ, हम इनसे अलग हो जाएंगे। तुम रो मत, मैं हूं ना। अगले ही दिन कविता और उसका पति मोहित सब घर वालों को अपनी अलग होने की इच्छा बता देते हैं।
उनकी माँ और बड़ा भाई बहुत समझाते हैं कि यह उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मोहित की दुकान भी अभी नई नई है और बिक्री ज्यादा नहीं है, पर वह दोनों एक नहीं सुनते। ठीक है, अब तुम दोनों ने जब तय कर ही लिया है तो हमारा और कुछ कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई मदद चाहिए हो तो बता देना। गोपाल, इन्हें कुछ पैसे दे दो और घर खोजने में इनकी मदद कर देना। अपने 1-2 आदमी भेज दो मोहित के साथ। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मैं अभी दुकान जाकर 2 आदमी भेज देता हूँ। माँ भारी मन से उन्हें घर से अलग होने की इजाजत दे देती है, पर अंदर से टूट जाती है। उसने कभी सपने में भी इस दिन की कल्पना नहीं की थी। कुछ ही दिनों में मोहित एक मकान किराए पे ले लेता है और वह दोनों शिफ्ट होने की तैयारी करने लगते हैं। इन दिनों कविता घर में कुछ उखरी सी रहती, अपनी सास और जेठानी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वह दोनों उससे बात करने की काफी कोशिश करती, पर सब बेकार। अपने किराए के घर में जाकर कविता बहुत ही खुश रहने लगती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, पर धीरे धीरे उनकी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। क्योंकि मोहित की दुकान ज्यादा चल नहीं रही थी, आमदनी ज्यादा नहीं था, पर कविता के खर्चे बहुत थे। आए दिन उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, राशन उधार पर आने लगा। भाभी, आज तो सामान दे रहा हूँ, पर अगली बार उधार नहीं, नगद ही चलेगा। बहुत हो गई उधारी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जल्दी ही आपका सारा उधार चुका देंगे। काकी, आज मैंने किराने की दुकान पर कविता भाभी को देखा। वो उधार पर राशन ले रही थी और राशन वाला भैया अगली बार उधार नहीं देगा, ऐसा बोल रहा था। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं, मुझे लगा आपको बता दूं। तुमने मुझे बताकर अच्छा किया बेटी। अरे भाई, ये कैसी जलेबी बनाई है? इतना बेकार स्वाद है। तुमसे खरीद कर गलती कर दी मैंने। 1 मिनट रुको, दूसरी जलेबी निकाल देता हूँ। गर्मा गर्म, वो ले जाना। अरे बिल्कुल नहीं चाहिए तुम्हारी जलेबी। इसे रखो अपने पास और मेरे पैसे वापस कर दो। सुबह से एक ग्राहक वो भी पैसे वापस ले गया। काफी मंदी चल रही थी मोहित की दुकान पर। उसने अपनी दुकान पर अच्छे से अच्छा सामान और बर्तन रखे थे। दुकान भी बड़ी थी, पर बिक्री नहीं थी। वहीं गोपाल की दुकान छोटी थी, पर बिक्री बहुत थी। गांव का हर व्यक्ति गोपाल की दुकान पे आता। उसकी दुकान में हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता। लोग वहां बैठकर घंटों बतियाते और चाय पे चाय पीते रहते, साथ में चलते पकोड़े और समोसे। घर जाते हुए अपने परिवार के लिए समोसे, जलेबी, कचौड़ी ले जाते। गोपाल को आसपास के गांव भी जानते थे। वहीं दूसरी तरफ मोहित के पीछे से चाची अक्सर उसकी बीवी से मिलने आ जाती और उसे भड़काती रहती अपने ससुराल के खिलाफ। देख बहू, तूने अलग होकर बहुत अच्छा किया। वो लोग अपनी जिंदगी में खुश है, किसी को नहीं पड़ी तुम दोनों की। तेरे बुरे वक्त में मैं तेरा साथ दूंगी। मैं बनिए से बात कर लूंगी, वो तुझे सामान देने से मना नहीं करेगा। तू चिंता मत कर, बस उन लोगों के पास मत जाना। आ गई बनिए की दुकान। मुझे क्या पड़ी है बात करने की। जितना तमाशा होगा इन लोगों में, उतना ही मुझे मजा आएगा। बेवकूफ कविता, मेरी बातों में आकर अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर लिया। उसकी सास को भी बड़ा नाज था अपनी बहुओं पर। अब देखो जरा बेचारी लाचार। दीदी, तुम तो इतना बुरा महसूस करती हो उनके लिए। तुम्हारी बहू तो बहुत खुश है। उसने तुम लोगों का हाल भी नहीं पूछा। भूल जाओ उन्हें, बड़ों की जरा भी परवाह नहीं उसे। कोई बात नहीं विमला, वो बच्चे हैं, मैं माँ हूँ, मुझे तो उनको देखना ही पड़ेगा। आज बनिए को बोल दिया है, उनके राशन का बिल मेरे यहाँ भेज दें, मैं दूंगी पैसे। मोहित की दुकान भी ठीक नहीं चल रही शायद। अरे वाह, मेरा काम बन गया। कविता सोचेगी बनिए को मैंने दिए पैसे। वाह भाई वाह। आप लोग हमारी दूसरी दुकान के पकवान भी चक्कर देखे, बहुत स्वाद है वे। मेरे छोटे भाई की दुकान है वो, उसके मालपुए और रसगुल्ला तो लाजवाब हैं। आप एक बार वहां भी जाएं। गोपाल, उसकी माँ और पत्नी किसी न किसी तरह मोहित और कविता की मदद करते रहते थे। यह बात मोहित और कविता को पता भी नहीं थी। सोनिया, बहुत बुरी है तुम्हारी देवरानी कविता। घर तोड़ दिया उसने, और तो और आना जाना भी छोड़ दिया। तुम लोग कितना ख्याल रखते थे उसका। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हम ही उसे समझ नहीं पाए, और वो उम्र में भी अभी छोटी है, समझ जाएगी। वो तो घर के काम करना चाहती थी, हम उसे छोटी समझकर करने से रोकते थे।
बस इसी से गलतफहमी हो गई कुछ। उम्मीद करती है जल्दी ही सब ठीक हो जाए। आज चाची जी घर आई थी। भैया भाभी और माँ जी बहुत खुश हैं। हमारे जाने से कोई फर्क नहीं हुआ किसी को। आज बनिए ने भी उल्टा सीधा बोल दिया मुझे। बोले अब से राशन नहीं देगा। चाची जी बोल रही थी बात करेंगी बनिए से हमारे लिए। चाची बहुत अच्छी हैं, सिर्फ उनको ही फिक्र है हमारी। मैंने उन्हें कितना गलत समझा। वैसे दुकान की हालत भी बेकार ही है, कोई ग्राहक नहीं आता। ऐसे ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि उनके परिवार वाले कैसे भी करके उनकी मदद करने को तैयार हैं। कविता की सांस बनिए से मिलाई। भाई ने भी अपने ग्राहक मोहित की दुकान की तरफ भेज दिए। भाभी भी कहाँ पीछे थी, उसके मुंह से अपनी देवरानी की सिर्फ तारीफ ही निकलती है। पर इन दोनों को तो चाची पर प्यार उमड़ रहा था और ये सब उनकी ही मेहरबानी लग रही थी। अगले दिन सुबह सुबह जब मोहित उठता है तो देखता है कविता अभी भी सो रही है। वह उसे जगाता है और फिर क्या हुआ कविता तुम्हें? तुम तो बहुत गर्म हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं, बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है और शरीर तप रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। डॉक्टर को बुला लाता हूँ। डॉक्टर की फीस देने और दवाई की पैसे तक नहीं अभी हमारे पास। कभी सोचा नहीं था एक दिन ये हालात हो जाएंगे। आप चाची जी को फोन कर दो, वो भागी भागी आएंगी। फिर मोहित चाची को फोन करता है पर उसे निराशा हाथ लगती है। मोहित बेटा, मैं नहीं आ सकती। मुझे आज अपनी एक सहेली से मिलने जाना है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगी। चाची ने आने से मना कर दिया है। चलो मैं बनिए की दुकान से कुछ खाने को लेकर आता हूँ और फिर डॉक्टर के पास भी हो आऊंगा। तुमने रात में भी कुछ नहीं खाया था। अरे भैया, आपको आने की क्या जरूरत थी? किसी को भेजकर सामान मंगा लेते। मैंने आपकी माताजी से कह तो दिया था। कोई चिंता की बात नहीं, जितना चाहे राशन ले जाएं। जब आपकी माँ जी सारे पैसे चुकता कर गई तो मुझे क्या दिक्कत। और तो और आपके सारे बिल अब से आपकी माँ ही चुकता करेंगी। बहुत अच्छी हैं आपकी माँ। सच में? ये क्या कर दिया मैंने? अपने ही परिवार को गलत समझा। कितना गलत था मैं। भैया, आप कुछ सामान मेरे घर पहुंचा दीजिए। मुझे जरा अपनी दुकान जाना है और डॉक्टर के पास भी। मोहित बनिए को सामान की लिस्ट पकड़ाकर चला जाता है दुकान। वहां उसे एक छोटा सा काम निपटाना है, फिर सीधा जाएगा डॉक्टर के पास। भैया जी, आपके भाई गोपाल ने आपकी दुकान की मिठाई की बहुत तारीफ की हमसे। हमारा मन ललचा गया है उसे खाने के लिए। जरा 1 किलो रसगुल्ले और मालपुए कर दीजिए। हम आपके भाई की दुकान के ग्राहक हैं। उनकी भी मिठाई वगैरह की दुकान ही है, फिर भी अपने ग्राहक को ही कहीं भेजता है भला। बहुत भले है गोपाल जी। ये सुनकर मोहित ग्लानि और पश्चाताप से भर जाता है। उसे समझ नहीं आता वह क्या करे, कैसे नजर मिलाए अपने घर वालों से। फिर जाता है वह डॉक्टर के पास। वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाता है। माँ, भैया आप डॉक्टर के क्लिनिक पर क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है? बेटा, बुढ़ापे में कुछ न कुछ लगा रहता है। तू मेरी छोड़, तू बता यहाँ कैसे? माँ, कविता की तबीयत ठीक नहीं, मैं डॉक्टर को लेने आया हूँ। इतना पराया कर दिया हमें, बताया तक नहीं। हम जाते हैं बहू के पास, तू डॉक्टर को लेकर आ। बहू, क्या हुआ? मोहित डॉक्टर साहब को लेकर आता ही होगा। चिंता मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। आइए डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या हुआ है मेरी पत्नी को, जरा चेक कीजिए। हाँ हाँ, आप टेंशन ना लें। देखिए, इन्हें बहुत कमजोरी है। खाना ठीक से नहीं खाती क्या? इन्होंने कोई टेंशन भी ले रखी है। इनको अच्छा खाना दीजिए और टेंशन फ्री रखिए। मैं कुछ दवा लिख रहा हूं, वो दे देना। 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं चलता हूं, ध्यान रखिए इनका। देखो मोहित, अब मैं तुम दोनों को यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। चलो हमारे साथ घर। इतना बड़ा घर छोड़कर यहाँ रह रहे हो, अपना ध्यान भी नहीं रख पा रहे यहाँ। चलो सामान बांध लो और बहू के ठीक होते ही शिफ्ट कर लो वापस, समझे? मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है माँ, हम लोग भी और अकेले नहीं रहना चाहते। हमें समझ आ गया है, अपने अपने ही होते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं।
मोहित कविता को सब बता देता है और वो वापस अपने घर शिफ्ट हो जाते हैं। आज कविता का बर्थडे है और सब खुश है। तभी कुछ होता है। अरे मेरी बच्ची कविता, कैसी हो तुम? जैसे ही पता चला मैं फौरन आ गई तुमसे मिलने। पता चला तुम अपने ससुराल वापस आ गई हो। हाँ हाँ, आप आई तो हैं, पर बहुत लेट। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने परिवार के साथ हूँ। अब समझ गई हूँ कौन अपना है और कौन पराया। समझ गई आप चाची जी। अब आ गई हैं बिन बुलाए तो केक खाकर जाना। फिर वो लोग खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। कविता भी बहुत खुश थी। माँ जी को आज बहुत सुकून मिल रहा था अपने बच्चों को खुश देखकर। तो यह थी हमारी एक प्यारी सी पारिवारिक कहानी। अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करना न भूलें। जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्ते दोस्तों।